ज्यादातर ट्रेडर्स फेयर वैल्यू गैप्स और इम्बैलेंसेस को गलत समझते हैं और इसी वजह से उनके ट्रेड्स प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं। पिछले वीडियो के कमेंट्स में आप सबने फेयर वैल्यू गैप्स और इम्बैलेंसेस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की डिमांड की और इसी वजह से मैंने आज ये वीडियो बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। फेयर वैल्यू गैप्स और इम्बैलेंसेस को अब यहाँ पर हम पॉइंट बाय पॉइंट सीखेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर हम इनमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, ताकि आपको एक ब्रॉडली आइडिया मिल जाए कि यहाँ पर आप क्या सीखने वाले हो और आप इस वीडियो से क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। हालांकि इस वीडियो को ऐसे बनाया गया है, अगर आपको फेयर वैल्यू गैप्स का जीरो कॉन्सेप्ट है तब भी आप इसको लास्ट तक अगर देखोगे तो आप फेयर वैल्यू गैप्स के मास्टर बन जाओगे। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पर हम सीखेंगे वो होगा व्हाट आर फेयर वैल्यू गैप्स और उसी के साथ साथ हम सीखेंगे व्हाट आर इम्बैलेंसेस। तो जब हमें ये पता होगा कि फेयर वैल्यू गैप क्या है तभी हम इसको जो है वो ट्रेड कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम सीखेंगे हाउ टू ड्रा ए परफेक्ट फेयर वैल्यू गैप। एक परफेक्ट फेयर वैल्यू गैप को कैसे ड्रॉ किया जाता है और डिफरेंट सिनेरियोज में कैसे ड्रॉ किया जाता है और ट्रेंडिंग मार्केट्स में कैसे ड्रॉ किया जाता है। क्योंकि सारे लोग बस इतना जानते हैं कि 3 कैंडल है, फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ करो, तो वो तरीका जो है वो ओल्ड फैशन तरीका है। तो यहाँ पर हम हर तरीके से फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ करना सीखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ फेयर वैल्यू गैप्स, चाहे वो एक ट्रेंड का टाइप हो। उसके बाद यहाँ पर हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ फेयर वैल्यू गैप्स, जिसमें हम बुलिश फेयर वैल्यू गैप, बेयरिश फेयर वैल्यू गैप, ट्रेंड कंटिन्यूएशन फेयर वैल्यू गैप और ट्रेंड रिवर्सल फेयर वैल्यू गैप को पढ़ेंगे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा वो होगा विच एफवीजीज आर वैलिड। हमारे पास मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स कभी कभार बन जाती है और डिफरेंट सिनेरियोज के साथ फेयर वैल्यू गैप्स बन जाती है। फॉर एग्जांपल अप ट्रेंड में प्राइसेस जा रहे हैं और प्राइसेस फिर नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर किसी फेयर वैल्यू गैप को टारगेट करके ऊपर चले जाते हैं, तो उस तरीके की फेयर वैल्यू गैप। या हमें यहाँ पर सेलिंग की एक फेयर वैल्यू गैप दिख जाती है, तो क्या उसको ट्रेड करना है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो डिफरेंट सिनेरियोज की फेयर वैल्यू गैप्स को यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिखता है फेयर वैल्यू गैप्स में वो है फेयर वैल्यू गैप्स एट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। अब आपको पता चल गया होगा अगर आप हमारी चैनल को फॉलो करते हो तो हम सिर्फ 4 टाइम फ्रेम्स देखते हैं। एक है 1 डे का टाइम फ्रेम, दूसरा है 4 आवर का टाइम फ्रेम, तीसरा है 1 आवर का टाइम फ्रेम और फोर्थ है 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम। हम सिर्फ इन्हीं टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड करते हैं और यहाँ पर मैं आपको फेयर वैल्यू गैप की पावर जो है वो हर एक टाइम फ्रेम पे सिखाऊंगा कि कितनी ज्यादा पावर होती है और कहाँ पर इसकी कुछ भी वैल्यू नहीं होती है। उसके बाद यहाँ पर हम सीखेंगे कि एफवीजी काम कैसे करती है। ये जोन्स जब बनते हैं तो ये प्राइसेस के साथ कैसा बिहेव करते हैं या प्राइसेस इन जगहों पर कैसा रिएक्ट करते हैं। और जब आप ऊपर वाली सारी चीजें सीख जाओगे तब हमारे पास बच जाएगा एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रैटेजीज यूजिंग फेयर वैल्यू गैप्स। तो ये आप तभी समझ पाओगे यहाँ पर जब आपको इन सारी चीजों का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी होगा। और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बोनस में सिखाने वाला हूँ वो होगा एफवीजीज विद ट्रेंड एंड मार्केट स्ट्रक्चर। हालांकि हम मार्केट स्ट्रक्चर को यहाँ पर बार बार देखेंगे, लेकिन लास्ट पे एक यहाँ पर आपके साथ थोड़े बहुत सीक्रेट पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे जिसकी वजह से आप फेयर वैल्यू गैप को और एनहांस्ड वे तक ट्रेड कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्टली जंप ना करें, पहले आप ये चीजों को धीरे धीरे सीखें, इनके नोट्स बनाएं, फिर यहाँ पर आप इसको ट्रेड करें और इसको आप अपने मार्केट में एग्जीक्यूट। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर फेयर वैल्यू गैप्स या जिसे हम एफवीजीज भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको फेयर वैल्यू गैप्स को सबसे इजी वे में समझाने वाला हूँ। अगर आपको फेयर वैल्यू गैप के बारे में जीरो नॉलेज भी है तब भी आपको ये खतरनाक तरीके से समझ आएगा। और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आप इन फेयर वैल्यू गैप्स में मास्टर बन जाओगे। तो फेयर वैल्यू गैप्स को समझने के लिए हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है फेयर वैल्यू और दूसरा है गैप्स। तो फेयर वैल्यू का मतलब होता है मार्केट में सही प्राइस जिस पे आपको एक शेयर खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है और यहाँ पर अभी ये टॉप पे है। क्या आपको टॉप पे बाई करना चाहिए? तो नहीं, क्योंकि ये अभी फेयर वैल्यू पे नहीं है, सही प्राइस पे आपको नहीं मिल रहा है। तो ये फेयर वैल्यू गैप्स आपको वही सही प्राइस ढूंढ के देती है, लेकिन अब इसका कॉन्सेप्ट जो है वो डिफरेंट है। ये ट्रेंड में ज्यादातर काम करता है जो कि मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ। और दूसरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि ये एक गैप होती है, यानी कि हमारे पास 2 प्राइस लेवल्स होंगे तो उन 2 प्राइस लेवल्स के बीच में जो एक गैप होती है उसको हम यहाँ पर
फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, यानी कि ये एक सही प्राइस होता है जहां पर आप अपनी एंट्रीज मार्केट में बना सकते हैं। तो अब हम सीखते हैं इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। तो फेयर वैल्यू गैप एक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है, चाहे वो एक अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, अप मूव या डाउन मूव में बने। तो इन 3 कैंडल्स को कैसे देखा जाता है? अगर आप एक अप ट्रेंडिंग मार्केट देख रहे हो या एक अप मूव देख रहे हो मार्केट में, तो प्राइसेस वहां पर ऊपर जा रहा है, यानी कि जो ये प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं उसमें आपको सबसे बॉटम वाला कैंडल पकड़ना है, जो कि मैं आपको रियल चार्ट्स पर भी दिखाऊंगा। तो उसको हम नाम देंगे यहाँ पर कैंडल नंबर 1, इसको नाम देंगे कैंडल नंबर 2 और इसको नाम देंगे कैंडल नंबर 3। तो इसको ड्रॉ करने के लिए अप ट्रेंड में हमें क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पर रूल याद रखना है कि कैंडल नंबर 1 का हमें यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट मार्क करना है। तो ये हाईएस्ट पॉइंट क्या हो सकता है? या तो कोई ये हाईएस्ट विक हो सकती है, या तो इस कैंडल की ये क्लोजिंग हो सकती है अगर उस कैंडल की अपर विक प्रेजेंट नहीं है। और सिमिलरली आपको यहाँ पर क्या मार्क करना है? कैंडल नंबर 3 का यहाँ पर आपको मार्क करना है लोवेस्ट पॉइंट। ये लोवेस्ट पॉइंट क्या हो सकता है? ये इस थर्ड कैंडल की ओपनिंग हो सकती है अगर इसकी कोई लोअर विक नहीं है, लेकिन अगर इसकी लोअर विक प्रेजेंट है तो हमें उसी लोअर विक को यहाँ पर मार्क करना पड़ेगा। तो फिलहाल मेरे पास जो एग्जांपल दी गई है अप ट्रेंड की, मैं इसमें फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करता हूं। उसके लिए मैं अपने रेक्टेंगुलर टूल को सिलेक्ट करता हूं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो मेरे पास कैंडल नंबर 1 है, इसकी कोई हाईएस्ट विक नहीं है, तो इसका जो क्लोजिंग पॉइंट है वो इसका हाईएस्ट पॉइंट है अभी, तो इसको मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। और जो दूसरा पॉइंट मैं कनेक्ट करता हूँ वो है थर्ड कैंडल का लोवेस्ट पॉइंट, जो कि हमारे केस में थर्ड कैंडल की ओपनिंग है। तो इसको मैं आगे की तरफ स्ट्रेच कर देता हूं। तो अब जो आप यहां पर ये बॉक्स देख रहे हैं और इस बॉक्स की जो गैप है यहां पर, इसी गैप को हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब आपको हमेशा मार्केट जो है वो इसी तरीके से तो नहीं दिखेगा, वो डिफरेंट अब मार्केट्स हमें दिखा सकता है कि विक प्रेजेंट हो सकती है, बड़ी विक हो सकती है, छोटी विक हो सकती है। तो वो सारे केसेस भी हम यहाँ पर देखेंगे। अब अगर हम डाउन ट्रेंड या डाउन मूव में इसको ड्रॉ करने की बात करें या फेयर वैल्यू गैप उसको आइडेंटिफाई करने की बात करें, तो यहाँ पर जो ये ऊपर वाला कैंडल होता है इसको कैंडल नंबर 1 कहते हैं। यहाँ पर बीच वाला हमेशा कैंडल नंबर 2 होता है और इसको यहाँ पर कैंडल नंबर 3 कहते हैं। लेकिन अप मूव में क्या होता है कि जो सबसे नीचे कैंडल होता है उसमें वो कैंडल नंबर 1 होता है। तो यहाँ पर रूल क्या रहेगा अब डाउन ट्रेंड में, कि जो आपका कैंडल नंबर 1 होगा आपको उसका लोवेस्ट पॉइंट मार्क करना है। तो ये लोवेस्ट पॉइंट क्या हो सकता है? ये इस पहले कैंडल की या तो क्लोजिंग हो सकती है या तो इसकी एक लोवेस्ट विक हो सकती है। और सिमिलरली जो आपके पास एक कैंडल नंबर 3 है, आपको इसका यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट मार्क करना है। अब ये हाईएस्ट पॉइंट क्या हो सकता है? ये या तो इसकी ओपनिंग हो सकती है या ये इसकी अपर विक हो सकती है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर ड्रा करेंगे। फिलहाल हमारे पास जो एग्जाम्पल दी है जिसमें कोई विक्स नहीं है, तो हम फिलहाल इसमें सीखेंगे कि इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। तो फिर से आपको अपने रेक्टेंगुलर टूल को लेना है, जो यहाँ पर कैंडल नंबर 1 का लोवेस्ट पॉइंट होगा आपको इसको मार्क करना है और इसको कनेक्ट करना है कैंडल नंबर 3 के हाईएस्ट पॉइंट के साथ या अपर पॉइंट के साथ। फिर आप यहाँ पर इस गैप को स्ट्रेच कर सकते हो और यहाँ पर आप जो गैप आप देख रहे हो इसी को हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप इन डाउन ट्रेंड। आई होप आप में से कोई कितना भी बिगिनर हो उसको ये चीज समझ आ गई होगी। लेकिन अब मार्केट जो है वो हमें डिफरेंट सिनेरियोज दिखाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे कि हर कैंडल की विक दी होगी मार्केट में या बनी होगी मार्केट में। जैसे कि मैं मान लेता हूं कि ये कैंडल नंबर 1 की अपर और लोअर विक है, ये है कैंडल नंबर 2 की लोअर और अपर विक, कैंडल नंबर 3 की अपर विक और ये है इसकी लोअर विक। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है? तो सिमिलर रूल है, जो कैंडल नंबर 1 का हाईएस्ट पॉइंट होगा डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में, उसको मार्क करना है और जो कैंडल नंबर 3 का लोवेस्ट पॉइंट होगा उसको मार्क करना है अप ट्रेंड में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास ये हाईएस्ट पॉइंट है और मेरे पास थर्ड कैंडल का ये लोवेस्ट पॉइंट है। तो ये आप देख सकते हो कि मेरे पास फेयर वैल्यू गैप इतनी रह गई है। तो इस हिसाब से आप मार्क कर सकते हो। हम इन विक्स को चेंज करें, फॉर एग्जांपल कैंडल नंबर 1 की विक यहाँ तक है और कैंडल नंबर 3 की विक यहाँ तक है। तो यहाँ पर फिर से रूल रहेगा कि कैंडल नंबर 1 का हमें हाईएस्ट पॉइंट और कैंडल नंबर 3 का हमें लोवेस्ट पॉइंट कनेक्ट करना है विद रेक्टेंगुलर टूल। तो फिर से मैंने यहाँ पर लिया हाईएस्ट पॉइंट और ये ले लिया लोवेस्ट पॉइंट, तो इसको मैंने स्ट्रेच आगे की तरफ कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि जितनी विक्स यहाँ पर बड़ी बनती है पहले कैंडल या थर्ड कैंडल की, हमारी जो फेयर वैल्यू गैप है उसका गैप बहुत ज्यादा कम रह जाता है। और सिमिलरली अब लास्ट एग्जांपल की बात करें
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक आया, इसकी अपर विक यहाँ तक है और इसकी जो लोअर विक है वो यहाँ तक है। तो यहाँ पर फिर से वही रूल रहेगा कि इसका हाईएस्ट पॉइंट, इसका लोवेस्ट पॉइंट। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास गैप जो है वो बहुत कम रह गई है, जो कि एक ना के बराबर है। तो इतनी छोटी फेयर वैल्यू गैप को नहीं लिया जाता। फॉर एग्जाम्पल अगर अब मैं देख रहा हूँ कि ये विक्स जो है वो कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ गई है, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ तक इतना नीचे आ गई है, दैट मीन्स अब मार्केट में कोई गैप नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये इधर है लोवेस्ट पॉइंट थर्ड कैंडल का, तो इन दोनों में कोई यहाँ पर अब गैप बचा ही नहीं है। तो जब गैप नहीं बचेगा दैट मीन्स कोई भी फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर नहीं है। मार्केट अभी जिस भी जगह है तो वो उसका फेयर प्राइस है। तो जब भी गैप बनती है तो वो गैप में आने का वेट करना होता है। ये जो गैप है ये एज ए लिक्विडिटी जोन एक्ट करती है मार्केट में। तो यहाँ तक आपने सीखा कि फेयर वैल्यू गैप्स को आप ड्रॉ कैसे करते हैं। अब बारी आती है कि फेयर वैल्यू गैप्स यहाँ पर काम कैसे करते हैं। तो फेयर वैल्यू गैप्स को काम करवाने के लिए सबसे पहले मैं एक फेयर वैल्यू गैप को यहाँ पर फिर से मार्क करता हूँ ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए कि इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। तो ये मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप है। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि फेयर वैल्यू का मतलब है सही प्राइस। अगर मार्केट यहाँ पर अभी है तो क्या आप यहाँ पर अपना बाई का ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे? तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि यहाँ पर 2-3 रूल्स अप्लाई होते हैं। एक तो है कि बाई सिर्फ कहां पर किया जाता है? लोवेस्ट पे। और कब? जब मार्केट अप ट्रेंड में हो। तो क्योंकि अभी मार्केट अप ट्रेंड में है और मार्केट हाईएस्ट पे है तो मुझे एक रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए या एक पुल बैक का वेट करना चाहिए। तो ये अब पुल बैक कहां तक आ सकता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है जब आपके पास फेयर वैल्यू गैप है तो वो फेयर वैल्यू गैप तक ही आता है। तो अब फेयर वैल्यू गैप क्या काम करता है यहाँ पर? तो ये एज ए लिक्विडिटी जोन एक्ट करता है। आप देखो यहाँ पर बहुत सारे ऑर्डर्स जो है वो अनफिल्ड होते हैं क्योंकि मार्केट की विक जो है वो यही तक आई है। दैट मीन्स नीचे के ऑर्डर्स अभी बहुत सारे अनफिल्ड है जो कि पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। और सिमिलरली यहाँ पर लिक्विडिटी कहाँ तक है? तो मोस्ट लोग यही पर गलत हो जाते हैं। आप देखो यहाँ पर लिक्विडिटी कहाँ तक है? तो यहाँ पर भी लिक्विडिटी है, यहाँ पर भी लिक्विडिटी है, यहाँ पर भी है और इसके नीचे तक बराबर लिक्विडिटी है। तो ये पूरा जोन जो है वो लिक्विडिटी से भरा हुआ है। दैट मीन्स अगर प्राइस आएगा तो इसको इस लिक्विडिटी जोन को टच करना ही होगा क्योंकि मार्केट का एक सिंपल सा फंडा है कि मार्केट जब भी मोमेंट देता है तो वो लिक्विडिटी पहले ढूंढता है फिर एक बड़ा मोमेंट दे सकता है। ये एग्जांपल मैं बार बार समझाता हूँ कि प्राइसेस का जो मोमेंट है यहाँ पर यानी कि जो ये चलना होता है वो आप मान लो गाड़ी, और यहाँ पर जो मार्केट की लिक्विडिटी होती है वो आप मान लो फ्यूल। गाड़ी तभी चलेगी जब इसको लिक्विडिटी मिलेगी। दैट मीन्स जब तक ना प्राइसेस को लिक्विडिटी मिलेगी तब तक वो बहुत खतरनाक मोमेंट नहीं देते हैं। तो अगर आपको अब प्राइसेस को लेना ही है, बाई करना है, दैट मीन्स आपको वेट करना होगा कि कब ये इस फेयर वैल्यू जोन को टच करे। तो सिंपल सी बात है। अब फेयर वैल्यू जोन किस तरीके से एक्ट करता है मैंने आपको बार बार समझाया कि ये एक्ट करता है एज ए लिक्विडिटी जोन। अब यहाँ पर जो कंफ्यूजन होता है एक बिगनर को या बहुत सारे इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल ट्रेडर्स को भी, वो है कि अगर फेयर वैल्यू गैप पे प्राइस आ रहा है और इसको यहाँ पर टच किया फिर प्राइस ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर वो बाई कर लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये सिर्फ 30% ऑफ द टाइम्स वर्क करेगा और 70% ऑफ द टाइम्स आपके एसएल्स यहाँ पर हिट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप देखो फेयर वैल्यू गैप का मतलब है कि मार्केट लिक्विडिटी लेने आया है और मार्केट की लिक्विडिटी कहाँ पर अवेलेबल है? क्या वो इस टॉप पॉइंट पे अवेलेबल है? तो आंसर है नहीं है। यहाँ पर है मगर बहुत कम है। तो लिक्विडिटी जोन में है, आपको इस जोन को टच होने देना है मार्केट को। कम से कम यहाँ पर जो रूल आपको अपनी लाइफ में अब आज से याद रखना है वो है 50% का रूल। अब आप ये 50% फेयर वैल्यू गैप ड्रा कैसे करोगे? तो उसके लिए आप क्या करोगे? आपको यहाँ पर आना है इस ट्रेंड लाइंस में और ट्रेंड लाइंस में आपको यहाँ पर एक पैरेलल चैनल दिख जाएगी। तो पैरेलल चैनल में फिर से मैं इसको यहाँ से ड्रा करता हूँ और इसको मैं एग्जैक्ट जो है वो ऊपर तक स्ट्रेच कर देता हूँ ताकि हमारी फेयर वैल्यू गैप जो है वो कंप्लीट हो जाए। अब देखो इसमें बीच में एक लाइन है जो कि एक 50% की लाइन ऑटोमेटिकली दी होती है। दैट मीन्स अगर मार्केट इसको टच करता है तो आप अगर ट्रेड करोगे भी तो बहुत कम क्वांटिटी से ट्रेड करोगे। अगर आप नॉर्मली आप मान लो आप 100 क्वांटिटीज लेते हो तो इस बार आप सिर्फ 30 ही क्वांटिटीज लोगे। तो इस हिसाब से आपको ट्रेड करना है यानी कि 70% जो आपकी क्वांटिटीज है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए क्योंकि मार्केट ने अभी लिक्विडिटी नहीं ली है। इसके बाद यहाँ पर कंसेप्ट आता है कि मार्केट अगर बीच वाले जोन को टच करके ऊपर जाता है और जैसे ही इसको क्रॉस करेगा यहाँ पर आप अपनी एंट्रीज को बना सकते हो। और कितनी क्वांटिटीज के साथ? मैं सजेस्ट करूंगा कि आपकी 50% क्वांटिटीज के साथ।
क्योंकि ये भी काम करेगा सिर्फ 50% ऑफ द टाइम। अब देखो डायरेक्टली जब यहाँ से ये ऊपर जाएगा तो ये सिर्फ 30% ऑफ द टाइम्स काम करेगा, बीच में से ऊपर जाएगा तो 50% ऑफ द टाइम्स काम करेगा और 50% टाइम्स जो है वो स्टॉप लॉस हिट करेगा। दैट इज वाई 30% वर्किंग है तो 30% क्वांटिटी ही डालेंगे, 50% वर्किंग है तो 50% ही क्वांटिटी डालेंगे। अब यहाँ पर हम पूरी क्वांटिटी कहाँ पर हिट करेंगे? अब देखो अगर आपको दिख रहा है कि फेयर वैल्यू गैप को टच कर रहा है, फिर इसको तोड़ दिया, यहां से भी अब प्राइसेस जो है वो ऊपर जा रहे हैं। अब लोग इसको समझते हैं कि सर इसने तो फेयर वैल्यू गैप ने तो काम ही नहीं किया है, तो ये कॉन्सेप्ट इनवैलिड है। फेयर वैल्यू गैप यहां पर अब पूरी लिक्विडिटी ले रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, तो ये ब्लास्ट करता है, यहाँ पर बड़ा मोमेंट आने को आपको मिलेगा, जो कि मैं आपको अभी प्रैक्टिकल चार्ट्स पे भी दिखाऊंगा। तो ये वैलिड है। इसके साथ साथ और एक कॉन्सेप्ट आता है, जब आपको दिखे कि प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है और इसने इस फेयर वैल्यू गैप को शूट कर लिया और यहाँ पर एक लिक्विडिटी कैंडल बना के फिर से ऊपर जा रहा है, क्या यहाँ पर लेना वैलिड है? तो यहाँ पर भी लेना वैलिड है। आप देखो इस चीज को, अब यहाँ पर हम कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्बैलेंस। तो यहाँ से अब इम्बैलेंस जो है वो चालू होता है। इम्बैलेंस का सिंपल मतलब होता है कि जब फेयर वैल्यू गैप की पूरी लिक्विडिटी यहां पर ली जाती है तो तब उसको हम इम्बैलेंस कहते हैं। दैट मीन्स अगर प्राइस आपको दिख रहा है कि यहां से यहां तक आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स फेयर वैल्यू गैप ट्रेड हो रही है। और अगर आपको दिख रहा है कि प्राइस नीचे आया और इस फेयर वैल्यू गैप को तोड़ के अब फिर ऊपर जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं कि ये इम्बैलेंस के लिए आया है। तो अब आपकी जो मैं कह रहा था कि पूरी क्वांटिटी एग्जीक्यूट करनी है, वो कहाँ करनी है? वो है इस इम्बैलेंस पर, क्योंकि लोग मोस्टली फेयर वैल्यू गैप्स को ही ट्रेड करते हैं। और फेयर वैल्यू गैप्स जो मैंने आपको कहा कि यहाँ से 30% ऑफ द टाइम्स काम करेगी, यहाँ पर 50% ऑफ द टाइम्स काम करेगी और यहाँ पर इसके काम करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत खतरनाक तरीके से, क्योंकि मार्केट ने पूरी लिक्विडिटी ले ली है। अब आपका क्वेश्चन होगा सर कहीं ये यहाँ से गिर गया तो उस चीज के लिए आप थोड़ा यहाँ पर वेट करो जब तक ना मैं इस वीडियो को कंप्लीट करूं। यहाँ पर मैं आपको आगे सिखाने वाला हूं कि ट्रेंड का कॉन्सेप्ट जब इसके साथ लगता है तब आपको ये इम्बैलेंस ट्रेड करना और सही लगेगा एज कंपेयर टू फेयर वैल्यू गैप्स। तो दोनों कर सकते हो आप। फेयर वैल्यू गैप कम से कम 50% तक तो आना ही आना चाहिए और इम्बैलेंस को ट्रेड करने के लिए भी मैं आपको और आगे कॉन्सेप्ट्स सिखा दूंगा। तो फिलहाल के लिए आप यहाँ पर इतना ध्यान रख सकते हैं कि फेयर वैल्यू गैप कहाँ तक अप्लाइड होती है कि इसके 50% जोन में आ जाए, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर जाए तो वैलिड है। उसके बाद यहाँ से इसको टच करे फिर ऊपर जाए तो वैलिड तो है, लेकिन सिर्फ 30% ऑफ द टाइम्स आपको दिखेगा कि ये काम करेगा। कम से कम इसके बीच में आने दो, लिक्विडिटी मार्केट को लेने दो। तो यहाँ पर 50% ऑफ द टाइम्स काम करेगा और जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है इसको काम करने की वो है जब ये इम्बैलेंस को टच करता है फिर मार्केट ऊपर जाता है और सबसे बड़े टारगेट्स आप यहाँ पर ले रहे हो। तो अब देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इम्बैलेंस ट्रेड करना ज्यादा सही रहता है। अब देखो जो लोग यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, उनके मोस्टली स्टॉप लॉसेस कहाँ पर होते हैं? फेयर वैल्यू गैप के नीचे। दैट मीन्स जहां पर लोगों के एसएल आ रहे हैं आप अपनी एंट्री जो है वहीं पर कर रहे हो, जो कि एक बेस्ट एंट्री मानी जाती है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। दैट इज जहां मासेस अपने स्टॉप लॉस रख रहे हैं वहां पर आपकी एंट्री हो रही है। तो ये सबसे सही ट्रेड जो है वो मार्केट में रहता है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप के साथ साथ इम्बैलेंसेस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। और डाउन ट्रेंड की मैं बात करूं तो इसी तरीके से आप देख सकते हो कि ये इसकी लोअर विक है, ये अपर विक है, अपर विक, लोअर विक, अपर विक, लोअर विक। तो यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए फिर से मैं जो है वो पैरेलल चैनल का यूज करूंगा। पहले कैंडल का मैं लोवेस्ट पॉइंट लूंगा डाउन ट्रेंड में, इसको आगे की तरफ स्ट्रेच किया जाएगा। उसके बाद जो हमारा थर्ड कैंडल होगा उसका हाई लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारी फेयर वैल्यू गैप बन जाएगी। तो यहाँ पर भी प्राइस इसको टच करेगा, 30% क्वांटिटीज एग्जीक्यूट करनी है। प्राइस बीच में टच करेगा तो अपनी आपको 50% क्वांटिटीज एग्जीक्यूट करनी है। और अगर ये इम्बैलेंस के लिए जा रहा है फिर वापस आ रहा है, दैट मीन्स आपको हाईएस्ट क्वांटिटी जितने से भी आप ट्रेड करते हो उस वक्त आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, क्योंकि बेस्ट कॉन्सेप्ट है, आप यहाँ पर इसको ट्रेड कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि आइडेंटिफाइंग फेयर वैल्यू गैप्स ऑन चार्ट, कि अपने चार्ट पे हम फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई कैसे करें और उस फेयर वैल्यू गैप को ड्रा कैसे करें। तो ये समझने के लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास कैंडल्स है वो 3 तरीके के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास हर टाइम फ्रेम के स्मॉल कैंडल और हर टाइम फ्रेम के नॉर्मल कैंडल्स,
और हर टाइम फ्रेम के बिग कैंडल्स या जिन्हें हम लार्ज कैंडल्स भी कहते हैं। तो ये चीज़ समझाने के लिए आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं कि मैंने अभी यूरो JPY में 1 डे का टाइम फ्रेम खोला है और 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप देखो ये जो भी यहाँ पर आप कैंडल्स देख रहे हो ये आपको जनरली दिखेगा कि ये छोटे साइज के कैंडल है, यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये इस टाइम फ्रेम के छोटे कैंडल है तो इन पे फेयर वैल्यू गैप ड्रा करना वैलिड नहीं रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर नॉर्मल कैंडल्स आप देख सकते हो कि इसमें ये नॉर्मल कैंडल बनता है, ये इसमें नॉर्मली बनता है, ये इसमें नॉर्मली होता है, ये इसमें नॉर्मली होता है, ये नॉर्मली होता है, या ये कैंडल्स भी इसमें नॉर्मली होते हैं। तो जो नॉर्मल कैंडल्स पे फेयर वैल्यू गैप बनती है उसकी वर्किंग प्रोबेबिलिटी सिर्फ 50 से 60% तक होती है। सिंपली आपको याद रखना है कि ये तो वैलिड है लेकिन उतना ज्यादा वैलिड नहीं है। और यहाँ पर जो स्मॉल कैंडल्स है इन पे अगर आपने फेयर वैल्यू गैप गलती से भी ड्रा की वो तो बिल्कुल भी वैलिड नहीं होने वाली। लेकिन जो बिग कैंडल्स के आसपास आपको फेयर वैल्यू गैप मिलती है वो बहुत ज्यादा वैलिड होती है और हर टाइम फ्रेम के हिसाब से वैलिड होती है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो इस यूरो JPY में कि ये एक बड़े साइज का कैंडल है, 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 ये एक बड़े साइज का कैंडल है। यानी कि आपको समझना है कि हर एक चार्ट में 3 तरह के कैंडल्स होते हैं, स्मॉल कैंडल, नॉर्मल कैंडल और बिग कैंडल। फेयर वैल्यू गैप सिर्फ और सिर्फ बिग कैंडल्स पे वैलिड होती है और यहाँ पर इनकी जो वर्किंग प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 80 to 90%, नॉर्मल कैंडल्स पे 50 to 60%। और इसी तरीके से जब आप यहाँ पर 4 आवर टाइम फ्रेम पे आओगे तो 4 आवर पे भी आपको जनरली दिखेगा कि फेयर वैल्यू गैप्स कैसी होती है और क्या है। ये एक बिग कैंडल है, ये स्मॉल कैंडल्स है और इसी तरीके से ये नॉर्मल कैंडल है, ये नॉर्मल कैंडल है, ये नॉर्मल कैंडल है, ये बिग कैंडल है, बिग कैंडल है, बिग कैंडल है। बस इतना आपको आइडेंटिफाई करना है कि मैं जिस भी टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ तो अगर वहां पर फेयर वैल्यू गैप बन रही है तो वो कितनी बड़ी बन रही है, तो वो किस कैंडल पे बन रही है। तो ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे आता हूँ और 1 डे पे हम यहाँ पर अभी थोड़ी बहुत फेयर वैल्यू गैप्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो एक कैंडल है यहाँ पर, इसका मैं लो मार्क करूंगा और ये है। अब देखो जो यहाँ पर मैं ये फेयर वैल्यू गैप मार्क कर रहा हूँ ये कौन सी फेयर वैल्यू गैप है, ये है जो मैं नॉर्मल कैंडल पे ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके कंपैरिजन में मैं यहाँ पर और एक फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करता हूँ जो कि मुझे नीचे मिल रही है। अब देखो प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, कंटिन्यू नीचे है। तो यहाँ पर आप देखो ये एक कैंडल है जो कि नॉर्मल कैंडल है या बिग साइज थोड़ा है और इसके नीचे भी थर्ड कैंडल है, ये रहा। तो अब देखो ये फेयर वैल्यू गैप काम कर रही है और जोन से काम कर रही है, तकरीबन 50% जोन से। तो इसने काम क्यों किया, क्योंकि ये बिग कैंडल के आसपास बनी है। अब देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली जब आपको दिखे कि बिग कैंडल के आसपास फेयर वैल्यू गैप बन रही है वो काम करती है खतरनाक तरीके से। यहाँ पर आप देखो रिसेंट की ही एग्जांपल्स में देखो, यहाँ पर हम एक फेयर वैल्यू गैप को मार्क कर सकते हैं और ये कौन सी फेयर वैल्यू गैप है, बिग कैंडल की फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ पर आप देखो प्राइसेस ने इम्बैलेंस को ट्रेड किया, तभी मैं कहता हूँ कि इम्बैलेंस का कॉन्सेप्ट सही बैठता है। तो इम्बैलेंस को ट्रेड करके प्राइसेस जो है वो सीधे ही ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। हालांकि ये 1 डे का टाइम फ्रेम है और 1 डे पे इतना बड़ा ट्रेड मिलना दैट मीन्स आपको 1 आवर 5 मिनट्स या 4 आवर पे बहुत बड़ा ट्रेड मिल चुका होता है। दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ आपको कि जब भी आप फेयर वैल्यू गैप को मार्क करो तो उसको आपको कैसे मार्क करना है। प्राइसेस को सिंपली देखना है कि प्राइसेस फेयर वैल्यू गैप पे आ रहे हैं और वो फेयर वैल्यू गैप किस कैंडल की है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स है जैसे कि नॉर्मल रेंज की, ये है बिग रेंज की, तो कॉमन सेंस की बात है कि प्राइस यहाँ तक आएगा भी नहीं, वो इस बड़ी रेंज की ही रेस्पेक्ट करेगा। तो सिमिलर वे में आप इन कॉन्सेप्ट्स को और ज्यादा याद रख सकते हो। इसी तरीके से मैं अगर 4 आवर टाइम फ्रेम पे आऊं तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे फिलहाल मैं यहाँ पर इन्हें डिलीट कर देता हूँ। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हो कि मेरे पास एक बड़ी फेयर वैल्यू गैप बन रही थी जो कि यहाँ से यहाँ तक है और एक बड़े कैंडल की फेयर वैल्यू गैप है। और फेयर वैल्यू गैप ने यहाँ पर भी कैसे ट्रेड किया है, जब देखो टचिंग में गया तो काम नहीं किया, दैट मीन्स कि बीच में से भी अब जाएगा उतना ज्यादा काम नहीं कर। और यहाँ पर इसका टचिंग भी वैलिड नहीं था, क्यों, क्योंकि प्राइस ऊपर गया, फेयर वैल्यू गैप के पास दोबारा आया, तकरीबन थोड़ा बहुत 50% के आसपास से ऊपर गया, तो यहाँ पर बाई लेना इसके हिसाब से वैलिड था और ये काम यहाँ पर कर गया। अब अगर एक बार फेयर वैल्यू गैप की लिक्विडिटी खत्म हो गई तो दोबारा वो काम नहीं करता, तो ऐसा नॉर्मली कहा जाता है। अब यहाँ पर एक्चुअल पॉइंट पे ध्यान देना, आप यहाँ पर ध्यान दो कि इसने इतनी लिक्विडिटी ले ली है, दैट मीन्स अगर मार्केट दोबारा नीचे आ रहा है
तो ये इस जोन को तोड़ना चाहिए। आप क्यों तोड़ना चाहिए? क्योंकि अब लिक्विडिटी यहाँ पर मौजूद नहीं है, लिक्विडिटी जो भी है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, और अगर यहाँ पर भी आपको सही ट्रेड नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स इम्बैलेंस के लिए तो जाना ही जाना है, क्योंकि ट्रेंड रिवर्स फेयर वैल्यू गैप से नहीं हो सकता। ये मैं आपको आगे सिखा दूंगा कि यहाँ पर मैंने क्या कहा और इसको समझना क्यों जरूरी है। अब देखो, फिर दोबारा प्राइस आया, इम्बैलेंस को ट्रेड करके प्राइस ऊपर जाने लगे, तो यहाँ पर आपकी क्वांटिटीज जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती और सिंपल तरीके से हो जाती। अब रहा यहाँ पर आप कहोगे कि सर ये एंट्री कैसे बनती मेरी, आप यही पर बोल रहे हो। तो जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में भी दिखाया था कि हम यहाँ पर परफेक्ट एंट्री और एग्जिट सेटअप्स भी देखने वाले हैं फेयर वैल्यू गैप्स के लिए। फिलहाल आप कॉन्सेप्ट्स को समझो। देखो, कोई भी कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग का सीखना हो तो 5 मिनट में नहीं सीखा जाता, लंबा टाइम लगता है सीखने में, और एग्जीक्यूट करने में और प्रैक्टिस करने में भी आपको टाइम लगेगा। इसलिए फिलहाल यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट पे पूरा ध्यान दो। और इसके बाद अगर मैं और एक फेयर वैल्यू गैप देखूं, यहाँ पर आप देखो ये कैंडल का लो और ये हाई, देखो एक बड़े कैंडल से फिर से एक फेयर वैल्यू गैप बन रही थी, क्योंकि ये है बिग कैंडल ऑफ 4 आवर टाइम फ्रेम, तो इस पे वैलिड है। तो और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं आपकी ट्रेडिंग में ऐड करूं, दैट इज कि अगर आपको नॉर्मल कैंडल मिल रहा है किसी भी टाइम फ्रेम पे और वो यहाँ पर आपको एफवीजी दिखा रहा है, यानी कि फेयर वैल्यू गैप दिखा रहा है, तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा अगर वो ट्रेंड के अपोजिट वाली डायरेक्शन का फेयर वैल्यू गैप है। जैसे कि ये है यहाँ पर सेलिंग वाली फेयर वैल्यू गैप, अगर ये यहाँ पर नॉर्मल कैंडल की फेयर वैल्यू गैप है तो यहाँ से सेल करना सही नहीं रहता है, क्योंकि अभी ये बिग कैंडल की फेयर वैल्यू गैप है और अपोजिट डायरेक्शन की है, तो ये काम करेगी 100%, लेकिन नॉर्मल कैंडल काम नहीं करेगी। तो इस केस में भी आप देख सकते हो कि प्राइस ऊपर गया और यहाँ पर प्राइसेस ने किसको ट्रेड किया, इम्बैलेंस को ट्रेड किया। तभी मैं कह रहा था कि मार्केट में ज्यादातर आपको जो देखना है वो है इम्बैलेंस का ट्रेड। इम्बैलेंस ज्यादा वैलिड रहता है एज कंपेयर टू नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप्स। और एक यहाँ पर मुझे सिंपल एग्जांपल दिख रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये है इस कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल। तो यहाँ पर भी आप देखो, जब प्राइसेस नीचे आए हैं तो इसको टच किया और ऊपर जाने लगे, हालांकि आया नहीं। तभी मैं कह रहा था अगर आप यहाँ पर घुसोगे भी ट्रेड में तो 30% क्वांटिटीज को एग्जीक्यूट करो, क्योंकि इसके काम करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सिर्फ 30%। यहाँ से फेयर प्राइस नीचे आया, अब ये नीचे क्यों आया, क्या इसका मतलब है ट्रेंड रिवर्स हो गया? नहीं, फेयर वैल्यू गैप ट्रेंड रिवर्स नहीं कर सकता। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये पॉइंट मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा आगे। तो यहाँ पर आप देखो, फिर ये लिक्विडिटी के लिए नीचे गया, क्योंकि इस पूरे जोन में लिक्विडिटी है और मार्केट हमेशा लिक्विडिटी को ढूंढता रहता है। तो नीचे लेवल्स को ट्रेड किया और इम्बैलेंस को टारगेट किया, फिर जैसे ही ऊपर गया तो यहाँ पर आपका ट्रेड बन रहा था। और आप देखो ट्रेड्स के साइजेस क्या बन रहे हैं जब हम इम्बैलेंसेस को ट्रेड कर रहे हैं। अब और एक पॉइंट आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आया हूँ, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी आपको सिंपल सा ध्यान देना है कि हम यहाँ पर भी फेयर वैल्यू गैप्स ढूंढेंगे, लेकिन किस हिसाब से, बड़ा कैंडल, छोटा कैंडल, नॉर्मल कैंडल, वो सारी चीजें यहाँ पर आप देखोगे। नॉर्मल कैंडल पे बन रही है तो वो सिर्फ ट्रेंड की कंटिन्यूएशन में वर्क करेगा, और अगर वो बड़े कैंडल से बन रही है तो आप थोड़ा बहुत ट्रेंड रिवर्सल का ट्रेड स्कैल्पिंग में देख सकते हो। हालांकि ट्रेंड रिवर्स तो नहीं कर सकता फेयर वैल्यू गैप, लेकिन रिवर्सल में आप देख सकते हो स्कैल्पिंग के पर्पज से। तो यहाँ पर अब आप और एक पॉइंट पे ध्यान दो, अगर आप देख रहे हो कि ये जो ऑलरेडी फेयर वैल्यू गैप्स यहाँ पर मैंने मार्क की है, तो ये किस टाइम फ्रेम की है, ये है 4 आवर टाइम फ्रेम की। तो इसको वर्क अगर करना होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ करेगी 4 आवर के ही टाइम फ्रेम पे, और आपको इसको ट्रेड भी करना है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ही। आपको ये नहीं समझना है कि सर यहाँ तो इसने इसको टारगेट किया, दैट मीन्स लिक्विडिटी खत्म हो गई, अब ये दोबारा काम नहीं करेगा। नहीं, ये 1 आवर पे आप देख इसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन 4 आवर पे इसने एग्जैक्ट रिएक्शन दिया है। दैट मीन्स अगर किसी टाइम फ्रेम पे आपको फेयर वैल्यू गैप मिल रही है, 4 आवर पे मिल रही है, तो उसको एंट्री मॉडल में आप 4 आवर पे ही देखो, एग्जिट मॉडल में भी 4 आवर पे देखो, लेकिन एक प्रिसाइज एंट्री बनाने के लिए आप उसको लोअर टाइम फ्रेम पे देख सकते हो। लेकिन आप उसको ये नहीं कह सकते कि सर इसने तो वर्क ही नहीं किया, वो गलत कंसेप्ट रहेगा। यहाँ पर जैसे मैं देखूं, यहाँ पर आप कह सकते हो कि सर फेयर वैल्यू गैप से तो कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। ये यहाँ पर एंट्री मॉडल बना रहा है जो कि लोअर टाइम फ्रेम्स पे वैलिड होता है। फिर प्राइस ऊपर गया, दोबारा नीचे आया, क्योंकि अब हमें पता है कि फेयर वैल्यू जोन में आएगा तो यहाँ तक तो लिक्विडिटी है नहीं, नीचे टारगेट करेगा, इम्बैलेंस को किया टारगेट, फिर से ऊपर गया। अब यहाँ पर आप देखो फिर से ऊपर बना, एक हायर टाइम फ्रेम का जोन है, तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल देखा जा सकता है। और आप देखो इसने लिक्विडिटी जोन को भी यहाँ से लिया। तो अगर आप फेयर वैल्यू गैप्स को इफेक्टिवली ट्रेड करना चाहोगे तो वहां पर आप क्या देखोगे कि आपको खतरनाक तरीके से लिक्विडिटी को कंबाइन करना होगा और इस फेयर वैल्यू गैप के कॉन्सेप्ट्स को भी कंबाइन करना होगा।
तो लिक्विडिटी और फेयर वैल्यू गैप्स को समझने के लिए आपको और 1 घंटा जो है वो लगेगा, मुझे इस पे और एक बड़ा वीडियो बनाना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं लिक्विडिटी और फेयर वैल्यू गैप पे भी वीडियो बनाऊं, जैसे कि आपने डिमांड की थी बहुत ज़्यादा कि सर फेयर वैल्यू गैप्स पे वीडियो बनाओ, तो आज मैंने बनाई और इतनी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपको अभी सिखा रहा हूँ। तो अगर आप ये वीडियो भी चाहते हो कि मैं बनाऊं लिक्विडिटी प्लस फेयर वैल्यू गैप्स, तो आप आज भी कमेंट्स में लिख सकते हो कि सर ये वीडियो बनाओ, ताकि हम ये वीडियो जो है वो आपके लिए लाए। तब तक के लिए आप इस चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर अब। तो यहाँ पर फिलहाल मैं इन फेयर वैल्यू गैप्स को हटा देता हूँ जो कि हायर टाइम फ्रेम्स की। तो डिपेंड करता है आप कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, तो आपको हर जगह फेयर वैल्यू गैप्स जो है वो मिल जाएंगी। जैसे कि आप देखो, ये है बड़ा कैंडल 1 आवर के हिसाब से, ये है बड़ा कैंडल 1 आवर के हिसाब से, ये है नॉर्मल कैंडल और ये है छोटे कैंडल। तो आपको ये हर जगह अब समझ आ जाएगा कि छोटा क्या है, बड़ा क्या है और कौन से फेयर वैल्यू गैप को किस तरीके से अब देखना है। क्या यहाँ पर प्राइस आया इतना ऊपर, क्या ये यहाँ से गिरता? बिल्कुल गिरता, क्योंकि ये एक बड़े कैंडल का फेयर वैल्यू गैप था। अब हम फेयर वैल्यू गैप्स में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फेयर वैल्यू गैप्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है फेयर वैल्यू गैप्स विद ट्रेंड एंड मार्केट स्ट्रक्चर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फेयर वैल्यू गैप्स का, जो अभी तक आपने पढ़ा उसका ये एक सम अप टाइप रह सकता है और यहाँ पर आपको सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम फिर से एक फेयर वैल्यू गैप को ड्रा करते हैं। तो यहाँ पर हम एक अपसाइड की फेयर वैल्यू गैप को बनाते हैं। तो ये है हमारा यहाँ पर कैंडल नंबर 1, ये है कैंडल नंबर 3। यहाँ पर हम कैंडल नंबर 1 के हाईएस्ट पॉइंट को मार्क करेंगे और कैंडल नंबर 3 के हम यहाँ पर लोवेस्ट पॉइंट को मार्क करते हैं। तो इसको अब मार्क करने के लिए हम पैरेलल चैनल का यूज करेंगे। तो ये रहा एक पॉइंट, तो इसको हम आगे की तरफ स्ट्रेच कर देते हैं और ये रहा मेरा सेकेंड पॉइंट। तो इन दोनों को हम कनेक्ट करते हैं, तो बीच में ये जो गैप है, अब आपको समझ आ गया होगा कि ये फेयर वैल्यू गैप है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, अब देखो जब आपको दिखता है कि मार्केट एक अप ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर में जा रहा है, दैट मीन्स प्राइस ऊपर गया नीचे आया, प्राइस ऊपर गया नीचे आया, प्राइस ऊपर गया नीचे आया, फिर से ऊपर गया, यानी कि अप ट्रेंड में क्या होता है, यहाँ पर जो हाईज बनते हैं वो कंटिन्यूअसली क्या होते हैं, हाई हायर हाई हायर है। और सिमिलरली जो लोज होते हैं वो हमेशा यहाँ पर हायर लोज की क्रिएशन करते थे, यानी कि लो हायर लो हायर लो। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि अप ट्रेंड में सपोर्ट जो है वो ज्यादा पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का जो है वो उतना कोई खास कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं होता है। तो यहाँ पर अप ट्रेंड में जब ये फेयर वैल्यू गैप बनती है तो आपको ये कहाँ पर दिखेगी, तो यहाँ पर ये पॉइंट आप दिमाग में बिठा लेना। आप देख सकते हो कि प्राइस जब ऊपर जा रहा है तो ये ऊपर ही नहीं जाता रहेगा, और प्राइस क्या करता है, प्राइस आएगा नीचे। अगर प्राइस अब नीचे यहाँ पर सपोर्ट बना रहा है, तो मैंने आपको पिछले ट्रेंड के वीडियो में सिखाया था कि ये इस लेवल का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके अब ऊपर जाएगा, तकरीबन यहाँ तक आ जाएगा, यानी कि इस लेवल से ऊपर। और यहाँ पर हम एक टेम्पररी लाइन मार्क करते हैं जो कि रेजिस्टेंस नहीं होती है, जो एक टेम्पररी लेवल होती है, ये टूट जाती है क्योंकि अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस बार बार टूट जाता है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है फेयर वैल्यू गैप का, यहाँ पर आप ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पर बीच में कहीं फेयर वैल्यू गैप दिख रही है, तो सबसे पहले तो आप उस चीज को मार्क यहाँ पर करोगे। दैट मीन्स कि अब हमें पता है कि ये जो प्राइस है वो तो नीचे आएगा ही आएगा। और अब ये कहां तक नीचे आएगा, क्योंकि हमें पता है प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे आया, जब ये फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है तो फिर से नीचे आता है एक सपोर्ट बनाने के लिए। तो ये आपको एक रफ आइडिया देता है कि प्राइसेस कहां तक नीचे आते हैं। मिनिमम प्राइसेस यहां तक नीचे आ सकते हैं, प्राइसेस बीच में आ सकते हैं और इम्बैलेंस को ट्रेड करके फिर ऊपर जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये अप ट्रेंड में काम में आती है। दैट मीन्स कि ये आपको दिखाता है कि सपोर्ट अगला कहां पर बना है। तो ये बहुत वैलिड कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ज्यादा ट्रेंड ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर स्ट्रक्चर्स को थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं और यहाँ पर अब आप और ज्यादा इस फेयर वैल्यू गैप को सीखोगे। फॉर एग्जांपल प्राइस ऊपर गया नीचे आया, प्राइस ऊपर गया नीचे आया, प्राइस फिर से ऊपर गया नीचे आया, प्राइस ऊपर गया। तो इतना मैं देख रहा हूं, अभी प्राइस ऊपर गया। अब इसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है एज ए ट्रेंड ट्रेडर, तो हम इंपॉर्टेंट लेवल उसको यहाँ पर मार्क करते हैं। तो ये मेरे पास इंपॉर्टेंट लेवल है एक, जो कि एक सपोर्ट की लाइन है। इसके बाद मेरे पास ये इंपॉर्टेंट लेवल है और इसके बाद मेरे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अप ट्रेंड में जो है वो रेजिस्टेंस का उतना कॉन्सेप्ट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा इनका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर
होता रहता है। और पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा उसमें मैंने आपको सिखाया था कि ये जो लेवल्स है, दो तरीके की लेवल्स होती है। एक होती है मार्केट की फॉर्मेशन वाली लेवल जो कि मार्केट के ट्रेंड के साथ बनती है, और दूसरी होती है जो मार्केट में प्रीवियस लेवल्स प्रेजेंट है। अभी जो भी यहाँ पर मैं लेवल्स मार्क कर रहा हूँ ये है फॉर्मेशन वाली लेवल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर आपको दिख रहा है कि प्राइस नीचे आया नीचे आया नीचे आया, अब आपको पता है कि ये एज ए लिक्विडिटी जोन एक्ट करता है, और यहाँ पर अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर किसी जगह फेयर वैल्यू गैप बनी है और प्राइसेस जो है वो अब इस फेयर वैल्यू गैप तक तो आ सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रेड करने का क्या तरीका है? देखो, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है वो होती है एक इंपॉर्टेंट लाइन पर जो कि यहाँ पर हमें दिख रही है। तो यहाँ से जैसे ही ऊपर जाएगा तो आपका बाई करना बहुत ज्यादा वैलिड होता है। इसके बाद अगर इसको यहाँ पर ये टारगेट करता है इस फेयर वैल्यू गैप को, अगर ये एक बिग कैंडल की फेयर वैल्यू गैप है तो यहाँ पर आप अपनी एंट्रीज को बुक करोगे और यहाँ पर आप सेलिंग की पोजीशन नहीं बनाओगे, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि नॉर्मली आप जब ट्रेड करोगे आप फेयर वैल्यू गैप्स को ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करो। फेयर वैल्यू गैप्स में इतना पावर नहीं होता है कि वो ट्रेंड को रिवर्स करे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से प्राइस आप गिरे भी तो क्या उसको ट्रेंड रिवर्सल माना जाएगा? तो सिंपल सा आंसर है नहीं। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि तब तक नहीं माना जाएगा जब तक ना ये इन दो लेवल्स को तोड़े फिर नया रेजिस्टेंस बनाए स्ट्रक्चर के हिसाब से। दैट इज वाई मैं कह रहा हूं कि फेयर वैल्यू गैप में इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो एक ट्रेंड को रिवर्स करे। हाँ, आपको एक टेम्परेरी मोमेंट दे सकता है डाउन मूव का, जहां पर आप स्कैल्पिंग में ट्रेड्स कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर बिल्कुल याद रखना। सबसे खतरनाक तरीका जो है इस फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करने का वो है ट्रेंड की ओरिजिनल डायरेक्शन। फिर से एक एग्जांपल, प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, नीचे आया, प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। अगर अब नीचे किसी जगह फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ फेयर वैल्यू गैप है तो यहाँ से प्राइसेस के ऊपर जाने के चांसेस है। अगली फेयर वैल्यू गैप दिखी तो वहां तक ये आ सकता है। इसके बाद अगर आपको दिखे, देखो जहां जहां से मैं अभी प्राइस को ऊपर ले गया हूं, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक फेयर वैल्यू गैप है, तो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है। इसके बाद अब यहाँ से भी चांसेस है प्राइस के ऊपर जाने के, तो यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप हो सकती है, मैं अभी मान रहा हूँ। तो प्राइसेस दोबारा ऊपर गए यहाँ से। अब देखो, अगर अब प्राइस दोबारा नीचे आया फिर इसको तोड़ दिया, क्या अब यहाँ पर इम्बैलेंस को ट्रेड करना वैलिड है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो, मोस्टली लोग कहते हैं कि फेयर वैल्यू गैप एक बार टूट गई तो दोबारा वैलिड नहीं होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ इम्बैलेंस बीच में आ जाता है। अब देखो, इसको यहाँ पर टच करेगा सीधे ही तो वैलिड नहीं है, बीच में टच करेगा तो वैलिड नहीं है, लेकिन इसके नीचे आके अगर लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है फिर से ऊपर जा रहा है तो आप बिल्कुल बाइंग में जा सकते हो, क्योंकि ये एक वैलिड लेवल बन रही है। क्यों वैलिड बन रही है? क्योंकि मार्केट का जो पिछला सपोर्ट बन रहा है यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग होता है और इसमें कैपेसिटी होती है कि ये ऊपर के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दे, और इसने किया भी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब ये जो प्रीवियस लेवल है, जो कि ये फॉर्मेशन वाली लेवल होती है, फिर ये प्रीवियस लेवल बन जाती है, फिर ये लिक्विडिटी जोन की तरह एक्ट करती है। तो यहाँ पर बाय करना बिल्कुल वैलिड है, लेकिन दोबारा जब आप बाय करोगे फिर आप फेयर वैल्यू गैप पे बाय नहीं कर सकते। उस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इम्बैलेंस को ट्रेड करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमेशा आपको ध्यान देना है कि जब तक ना आप इम्बैलेंस का कॉन्सेप्ट देख रहे हो तब तक आपको फेयर वैल्यू को इनकम्प्लीट देखना है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर लिक्विडिटी देख सकते हो, और सिमिलर मैनर में आप काम डाउन ट्रेंड के लिए भी कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर अब इतना आपको याद रखना है कि जब भी आपको जो फेयर वैल्यू गैप है वो ट्रेंड की डायरेक्शन में बनती हुई दिखे तो उसका काम करना बहुत ही वैलिड होता है, चाहे वो फिर नॉर्मल कैंडल से बने और चाहे वो फिर एक बिग कैंडल से बने। अगर वो बिग कैंडल में है और अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड हो रहा है, दैट मींस आप उसको लोअर टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग में ले सकते हो। अब हम टाइम फ्रेम्स में भी इसको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर डेली टाइम फ्रेम पे मुझे अपोजिट डायरेक्शन की फेयर वैल्यू गैप दिख रही है, यानी कि प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं, और यहाँ पर डाउन ट्रेंड की एक फेयर वैल्यू गैप है, क्या यहाँ से हम 1 डे पे सेल करेंगे? तो आंसर है नहीं। यहाँ पर इसको सेल करने के लिए आपको आना पड़ेगा या तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे या तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। सिमिलरली 4 आवर पे अपोजिट डायरेक्शन की बन रही है तो 1 आवर पे ट्रेड करो या 5 मिनट्स पे। 1 आवर पे अपोजिट डायरेक्शन की फेयर वैल्यू गैप बन रही है तो उसको ट्रेड करो आप सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स पे। 5 मिनट्स पे अपोजिट डायरेक्शन की फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करना वैलिड नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि जनरली इस फेयर वैल्यू गैप के पावर की। तो यहाँ पर आप कुछ पॉइंटर्स दिमाग में अपने बैठा लेना। जब मैं फेयर वैल्यू गैप की बात कर रहा हूं, यानी कि पावर ऑफ फेयर वैल्यू गैप एट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, तो यहाँ पर जो मेरे मेन टाइम फ्रेम्स है जो हम यहाँ पर यूज करते हैं वो है डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम,
1 आवर टाइम फ्रेम और 5 मिनट्स का टाइम। तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जो भी फेयर वैल्यू गैप बन रही है उसकी उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं की जाती है। मोस्टली इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे या आपके इंट्राडे के ट्रेड्स में या थोड़े बहुत जो आप होल्ड ट्रेड करते हो 1 2 3 घंटे तक, तो उसमें जो भी आप फेयर वैल्यू गैप देखोगे वो या तो आप 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखोगे या तो आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखोगे। मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप 1 आवर के ही टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप्स को ड्रॉ करें या ट्रेड करें, अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो या 1 2 घंटे तक आप अपने ट्रेड्स को होल्ड करते हो, या आप 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी ड्रॉ कर सकते हो। तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको उतना ज्यादा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोस्टली आपके फेयर वैल्यू गैप्स का कंसेप्ट जो है वो 4 आवर से आता है। आप मान लो कि 40% यहाँ से आता है और आपका 60% फेयर वैल्यू गैप्स का कॉन्सेप्ट जो है वो इस टाइम फ्रेम से आता है, जो कि है 1 आवर का टाइम फ्रेम। ये बहुत पावरफुल टाइम फ्रेम है और इसको आपको बराबर देखना है और बिल्कुल खतरनाक तरीके से यहाँ पर आपको अपनी एनालिसिस करनी है। तो यहाँ तक अगर मैं इसको सम अप करूं कि जितना भी आपने फेयर वैल्यू गैप्स में पढ़ा, पहले तो मैंने आपको कहा कि ये ड्रॉ कैसे करना है, फिर मैंने आपको कहा कि मोस्ट वैलिड फेयर वैल्यू गैप्स कौन सी होती है। मैंने आपको कहा जो ट्रेंड की डायरेक्शन में बनती है तो ये वैलिड है। दूसरा मैंने आपको कहा जो नॉर्मल कैंडल पे बनती है वो वैलिड है। तीसरा मैंने आपको कहा सबसे वैलिड जो है वो है जो बिग कैंडल पे बनती है और ट्रेंड की डायरेक्शन में बनती है। आप देखो ये सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है फेयर वैल्यू गैप्स का, यानी कि ट्रेंड की डायरेक्शन में है और ऊपर से बिग कैंडल के पास फेयर वैल्यू गैप जो है वो बन रही है। और एक बार फेयर वैल्यू गैप अगर आपको दिखे कि मिटिगेट हो रही है, क्या उसकी वैलिडिटी कम हो जाती है, तो डिपेंड करता है क्या दोबारा प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। फिर अगर इसको टच करेंगे तो यहाँ पर वैलिड नहीं है, बीच में आ रहे हैं तो वैलिड नहीं है। लेकिन अगर ये इम्बैलेंस के लिए जा रहा है तो फिर से हम एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पर आपको रिटेल की तरह आप ट्रैप नहीं होना है। जहां पर मोस्ट लोग अपने स्टॉप लॉसेस रखते हैं वहां पर हमारी एंट्रीज जो है वो होनी चाहिए। अब आप ये चीज जो है वो खुद ब खुद ट्रेड कर सकते हो और आपको इसमें और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को ऐड करना होगा। अब हमारा आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है वो है हाउ टू एंटर इन ट्रेड्स यूजिंग फेयर वैल्यू गैप्स। तो फेयर वैल्यू गैप्स को अब यूज करने के तरीके तो मैंने आपको ऑलरेडी पीछे दिखाया, इसको ड्रॉ कैसे करता है सारा कुछ इसका तकरीबन मैंने आपको सिखाया है, एक्सेप्ट इसको लिक्विडिटी के साथ कैसे यूज किया जाता है। अगर आप मुझे उसके लिए कमेंट करोगे कि सर वो वीडियो भी बनाओ तो वो वीडियो भी आ जाएगी। तो यहाँ पर अब आप एंट्री मॉडल्स में यहाँ पर ध्यान देना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप्स को ड्रॉ करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरी एक फेयर वैल्यू गैप जो है वो बन रही थी और इसके साथ साथ और एक फेयर वैल्यू गैप भी यहाँ पर हम ड्रॉ कर सकते थे जो कि यहाँ पर है। अब देखो यहाँ पर आप थोड़ा बहुत जो है वो कंफ्यूज हो सकते हो कि सर यहाँ पर तो इस कैंडल का हाई यहाँ पर था पहला कैंडल और बाकी जो है ये सीधे फिर ऊपर गया, ये थर्ड कैंडल था, इसके बीच में ये छोटे छोटे कैंडल है। तो मैं इन छोटे कैंडल्स को इसके साथ ही कंबाइन करता हूँ और मैं एज्यूम करता हूँ कि यही इसका हाई है। तो ये कोई गलत कॉन्सेप्ट नहीं है, आप इसको ले सकते हो क्योंकि ये कैंडल जो है वो इंडिसीजन कैंडल्स है सारे, तो आप इसको देख सकते हो एज ए वन कैंडल। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसका हाई मार्क किया। यहाँ पर मैंने इस कैंडल को पहला कैंडल नहीं माना है, मैंने यहाँ पर इस कैंडल और इन 3 कैंडल्स को साथ में एक कैंडल माना है। तो अब देखो अब मेरे पास 2 फेयर वैल्यू गैप्स है, तो ट्रेड करने का क्या तरीका रहता है। तो अब देखो प्राइसेस जो है वो ऊपर गए फिर नीचे आए, इस पहली फेयर वैल्यू गैप को यहाँ पर 50% जोन तक टच किया है। दैट मीन्स अब इसकी लिक्विडिटी खत्म हो चुकी है, अब ये मार्केट में वैलिड नहीं है। हाँ फिलहाल मैं इसके लिए ट्रेड कर सकता हूँ। अब क्या मैं इसके इम्बैलेंस के लिए जाऊं, तो उसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पीछे एक फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पर जो मैं कॉन्सेप्ट कहता हूँ वो हमेशा ये होता है जब मार्केट ऊपर जाए, एक फेयर वैल्यू गैप के पास आए या एक नया सपोर्ट बनाए, फिर प्राइस जब हल्का फुल्का मोमेंट ऊपर देने लगे तो आपको एक छोटी लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट देखना है। जैसे कि यहाँ पर प्राइस ये रेड कैंडल था, इसके ऊपर हम ये एक छोटी लाइन मार्क कर सकते थे, तो इसका ब्रेकआउट जैसे ही यहाँ पर हुआ है तो आपका ट्रेड जो है वो वैलिड बन रहा था। और आपके टारगेट की बात करें, क्योंकि ये सपोर्ट यहाँ पर बना है अब नया, दैट मीन्स अब ये हाई जो है वो टूटने वाला है ऊपर की तरफ, तो जो आपका टारगेट है वो यहाँ पर हिट हुआ है। अब क्योंकि इस लेवल की लिक्विडिटी खत्म हो चुकी है तो इस लेवल को यहाँ से अब किया जाएगा डिलीट। तो ये हटा दिया हमने इस लेवल को यहाँ से, और इस लेवल की लिक्विडिटी जो है वो अभी मार्केट में है। अब इसके बाद आप देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट जो है वो नीचे आया नीचे आया नीचे आया, और नीचे आने के साथ साथ यहाँ पर ऑलरेडी एक फेयर वैल्यू गैप जो है वो हमारे पास बनी थी, जो कि एक बड़े कैंडल की फेयर वैल्यू गैप है। तो ये एक कैंडल और तीसरा कैंडल ये, और इसको भी मैं आगे की तरफ स्ट्रेच
कर देता हूं, जो कि डाउन साइड की फेयर वैल्यू गैप है। अब इस पे जो आप डाउन साइड की फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड लोगे वो कौन सा होगा? वो होगा स्कैल्पिंग का क्विक ट्रेड, और वो भी तभी वैलिड है क्योंकि यहाँ पर ये कैंडल जो है वो बड़ा कैंडल है, यानी कि ये बिग कैंडल है। मैंने आपको 3 तरीके के कैंडल सिखाए थे, स्मॉल कैंडल, नॉर्मल कैंडल और बिग कैंडल। क्योंकि यहाँ पर ये बिग कैंडल है इसीलिए मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। अब कुछ लोग गलत कॉन्सेप्ट्स में ऐसे भी फेयर वैल्यू को मार्क करते हैं कि प्राइस सर यहाँ आया फिर यहाँ आया, और इस फेयर वैल्यू गैप को मैं मार्क कर देता हूँ। अब देखो काम तो इसने भी किया है कि यहाँ से प्राइसेस हल्के फुल्के ऊपर गए हैं और यहाँ पर कोई ब्रेकआउट नहीं आया, फिर आप देखो एक बड़ा सा मूव नीचे की डायरेक्शन में आया है। तो ये स्मॉल कैंडल है तो इसको ड्रॉ करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट्स आप जो है वो आज से मास्टर करना स्टार्ट कर दो। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो आप देखो दोबारा जब प्राइसेस इस पुरानी फेयर वैल्यू गैप के पास आए तो इसको तोड़ दिया यहाँ पर। क्या इसका मतलब है कि ट्रेंड टूट गया? तो नहीं, तो सिंपली है कि ये इस अभी हमारे पास और एक अपॉर्चुनिटी है कि ये इस इम्बैलेंस को देख सकता है। इसने इम्बैलेंस को यहाँ पर हिट किया और उसके बाद आप देखो मार्केट जो है वो फिर से ऊपर जाने लगा। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि सर ये तो है, ये चार्ट तो बना हुआ है। तो आप पिछला वीडियो देखिएगा तो उसमें भी क्योंकि मैंने फेयर वैल्यू गैप्स का थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था, तो वहां पर भी मैंने आपको ये ट्रेड मेंशन किया था कि यहाँ पर हमारी जो है वो एंट्री बन रही थी, और ये स्क्रीनशॉट मैंने आपके साथ फिर टेलीग्राम में भी शेयर किया था। तो आप देखो प्राइसेस में कितना हमें बड़ा मोमेंट देखने को मिला। अब क्या यहाँ पर इस फेयर वैल्यू गैप जो कि ऊपर वाली फेयर वैल्यू गैप है, इसको ट्रेड करना वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। यहाँ पर भी प्राइसेस जो है वो नीचे है। एंट्री मॉडल्स की बात करें तो फेयर वैल्यू के पास 2 तरीके के एंट्री मॉडल्स काम करते हैं। अगर आपको दिख रहा है कि प्राइस नीचे आया फिर ऊपर जा रहा है तो थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन के बाद पिछले रेड कैंडल्स जो कि एक थोड़ा नॉर्मल कैंडल होगा उसके ऊपर आप एक लाइन मार्क कर सकते हो, उसके ऊपर जाएगा तो आप यहाँ पर ले सकते हो। और इम्बैलेंस के वक्त आपको क्या देखना है कि प्राइस नीचे आया, फिर जब तक ना ये हायर लोज की क्रिएशन करे तब तक आप ट्रेड नहीं ले सकते। और अपोजिट कंसेप्ट में भी यही रहेगा, जब तक ये लोअर हाईज ना बनाए तब तक सेल नहीं करना, और दूसरा कि जब तक ये थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन के बाद ना गिर जाए तब तक आपको सेल नहीं करना है। तो ये थे नॉर्मल मॉडल्स ऑफ फेयर वैल्यू गैप जो कि अभी आप थोड़ा बहुत यहाँ पर सीख गए हो। तो अगर आप फेयर वैल्यू गैप को और एडवांस में देखना चाहते हो, स्ट्रक्चर्स के साथ, लिक्विडिटी के साथ, की लेवल्स के साथ और ट्रेंड्स में एडवांस्ड वेज के साथ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारी चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन भी कर सकते हैं। और साथ ही में आप हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया होगा।